वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही बच्चों? ऑल राइट, ओके। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो कल हमने केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 3 को खत्म किया था। वीक फोर्सेस हम पढ़ रहे थे, हमने उनके कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हमने ये भी देखा था कि कैसे वीक फोर्सेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को एक्सप्लेन करती है। लेकिन उसमें मुझे छोटे छोटे 2-3 पॉइंट ऐड ऑन कराने हैं। एक तो सबसे पहले आप ये नोट करो जो मैंने बोर्ड पे आपको लिखा है इस वक्त। फिर मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको किसके बारे में क्या जानकारी दी है या वीक फोर्सेस में ये सब इसका मीनिंग क्या है। आप पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एंड वंस यू नोट डाउन टेक्स्ट मी कि सर आई हैव नोटेड। लास्ट वाले दोनों आर रेस्ट पावर 6 है। आर रेस्ट पावर 6, आर रेस्ट पावर 6। तो यहां पे मैंने आपको क्या चीज मैसेज दिया है, इट्स बेसिकली आपको याद रखना है। आपको ये पता है जब भी कभी दो ऑपोजिट चार्ज आयन होते हैं, इसका चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू है और इसका चार्ज माइनस क्यू है, तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द चार्ज। Coulombic attraction between two opposite charge, that force is inversely proportional to square of the distance between them. R is distance between the two opposite charge. ठीक इसी तरह अगर कभी कोई पॉजिटिव आयन हो और ये एक डाइपोल है, तो डाइपोल के बीच में अगर ये डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में होने वाला अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है। ये समझाना चाहा है कि दो ऑपोजिट, मतलब एक आयन है और एक डाइपोल है। आयन और डाइपोल के बीच में जो कूलम्बिक फोर्स है वो भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई डाइपोल के साथ डाइपोल का अट्रैक्शन हो रहा है, तो इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल। आर इज डिस्टेंस बिटवीन द टू डाइपोल, तो आर क्यूब के साथ ये एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाएगा। अब आप बच्चों, अगर कोई ऐसा पूछे, इट्स ए मैथमेटिकल रिलेशन, पर इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि यदि मान लो मैंने एक आयन आयन और एक डाइपोल को बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी कि अगर उनके बीच का डिस्टेंस 2 है तो मैंने उनके बीच के डिस्टेंस को 4 कर दिया। जैसे मैं ये नंबर डबल करूंगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो फोर्स 4 गुना घट जाएगी। यदि मैंने डाइपोल और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर कह लो, मैंने उसके बीच की डिस्टेंस 4 कर दी, तो जैसे मैं ये डिस्टेंस डबल करूंगा, डबल,
तो उसका क्यूब यानी कि फोर्स 8 गुना घटेगी। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस को बढ़ाने से फोर्स कितने टाइम्स वीक हो जाएगी, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ज्यादा वीक होगी एज कंपेयर टू आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये इनडायरेक्टली बताने का तरीका है दिस फोर्स इज स्ट्रॉन्ग फोर्स देन दिस फोर्स। यानी कि अगर आप पार्टिकल्स को सेम फैक्टर से दूर करते हो, आयन को डाइपोल से सेम फैक्टर से दूर करते हो, और डाइपोल डाइपोल को एक दूसरे से उतने ही फैक्टर से दूर करते हो, कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा फैक्टर से घटेगी, डाइपोल डाइपोल एज कंपेयर टू आयन डाइपोल। इसका ये मतलब हो गया कि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है, ये फोर्स वीक है। तो कई बार आपको ऐसे डाटा दे दिया जाए कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर समथिंग, तो जैसे जैसे ये पावर बढ़ती जा रही है, तो ये जो नंबर है, ये ओवरऑल रेशो, जैसे जैसे आर की पावर बढ़ती जा रही है तो फोर्स घटता जाएगा। मतलब कि अगर मुझे इस फोर्स को फील करना है, इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मैं कह दूंगा कि भाई पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा पास लाओ। अगर मुझे इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो मुझे आर को बहुत ज्यादा क्लोज लाना पड़ेगा। तो मैं इसको इनडायरेक्टली ये भी बोलूंगा दिस फोर्स इज ऑफ शॉर्टेस्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्टेस्ट रेंज ऑर्डर का मतलब अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंसेस को बहुत छोटा करोगे, बहुत छोटा, तभी जो फोर्स है वो कुछ सिग्निफाई होगी। यहाँ के सारे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स अलग अलग हैं, वो हमें याद नहीं रखने। यानी कि अगर मुझे इस आर को, सपोज करो इस फोर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो मान लो मैंने ये आर डिस्टेंस को 0.001 कर दिया, तो 10 की पावर -3 कर दिया, तो 10 की पावर -3 रेज टू पावर 6, 10 रेज टू पावर 18 प्लस बन जाएगा। यानी कि पार्टिकल्स को आप बहुत पास लाओगे तब ये फोर्स दिखेगी। यानी कि दिस फोर्स इज ऑफ द वेरी शॉर्टेस्ट रेंज ऑर्डर। अब आपको भले ही यहां दिख रहा है कि सेम पावर है, पर जब ऊपर के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स अलग अलग होंगे या ऊपर के वेरिएबल अलग अलग होंगे, तो डेफिनेटली इनका ओवरऑल फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, भले ही उनका डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा हो। पर आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि इसका ये जो पावर नंबर बढ़ता जा रहा है ना, इसका ये मतलब है कि यदि हम आयन और डाइपोल को इंड्यूस डाइपोल यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को बराबर मात्रा से उनके बीच की डिस्टेंसेस को चेंज करते हैं, तो सबसे ज्यादा फोर्स का वीकनिंग इफेक्ट नीचे आएगा। ठीक है, सो सबके ऊपर के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स अलग हैं, सबकी न्यूमरेटर वाली टर्म्स भी अलग है। अगर मैं भले आपको ये बता भी दूंगा कि ऊपर वाली टर्म्स क्या है, पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अगर कभी सवाल आता है ना तो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको दे रहा हूं, विच ऑफ द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस। अब आगे 4 ऑप्शन है, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ऑब्वियसली तब आप कहोगे आंसर विल बी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो कई बार वो डायरेक्ट नहीं पूछते क्वेश्चन, इनडायरेक्टली इसके टर्म्स में पूछ लेते हैं आपसे। तो जो आर की पावर ज्यादा रखेगा उस फोर्स के लिए हम बोलेंगे दैट इज द फोर्स विच एग्जिस्ट फॉर वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। यानी कि उस फोर्स की एग्जिस्टेंस बहुत कम डिस्टेंस के साथ है, यानी कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम करोगे तब जाके वो फोर्स अस्तित्व में आएगी। दिस इज ऑफ द शॉर्टेस्ट रेंज ऑर्डर, दिस इज ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑर्डर। तो जो रेंज ऑर्डर ऑफ फोर्स है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे ये आर की पावर बढ़ती जाएगी। एक ये पॉइंट आपको बताना था, ये सवाल आपकी शीट में से ही था।
और ये सवाल था एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 जेई मेंस ऑफलाइन में। ये क्वेश्चन नंबर 10 था मेरे पास। अब एक और क्वेश्चन करवाता हूं, आप ही की शीट का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया है कि वाई AlCl3 is soluble in ether when it is anhydrous, but hydrated AlCl3 is insoluble in ether। बच्चों AlCl3 के बारे में जो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद होनी चाहिए कि जब AlCl3 एनहाइड्रस है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, लेकिन जब AlCl3 हाइड्रेटेड है यानी कि इसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल का क्रिस्टलाइजेशन है। आप जानते हो ना हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब, जिन सॉल्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। तो यहाँ AlCl3 का स्ट्रक्चर है एल्यूमिनियम +3 के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। और बाहर 3 क्लोरीन है, 3 क्लोराइड आयन है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको कॉपर सल्फेट .5 वाटर और FeSO4.7 वाटर के बारे में कुछ बताया था। तब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि भाई कॉपर सल्फेट के साथ जब कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ और कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। अब आप ये जानते हैं कि सल्फेट का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकता था, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ कहीं भी हाइड्रेटेड सॉल्ट में क्लोरीन के साथ कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया। और दूसरी चीज, अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखा ताकि ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री sp3g2 हाइब्रिडाइजेशन में मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हो, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अमंग ऑल अदर ज्योमेट्री में वेरी स्टेबल देखी गई पाई जाती है बिकॉज ऑफ वेरी सिमेट्रिक ज्योमेट्री। पर आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइपोवेलेंट होगा या हाइपरवेलेंट होगा। आप ये देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के साथ 6 बॉन्ड बन गए और जितने एल्यूमिनियम ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसको कहते हैं एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये वाटर मॉलिक्यूल दे आर प्रेजेंट अंडर फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन जब ये एनहाइड्रस है यानी कि इसके साथ कहीं मॉइस्चर नहीं लगा, कहीं वाटर नहीं है, तो AlCl3 की हालत देखिए बच्चों, क्या ये हाइपोवेलेंट है? क्या इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? इसलिए जब हम इसको ईथर में डिसॉल्व करते हैं तो ईथर के अंदर आपको मालूम है कि ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑक्सीजन के अराउंड 2 कार्बन चेन होती है, दिस इज ईथर। ईथर के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल, क्योंकि ये हाइपोवेलेंट है तो ये ऑक्सीजन इसके साथ
कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। AlCl3 में बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती, हम ऑलरेडी पहले वाली क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, क्योंकि 3p बैक बॉन्डिंग हमने नहीं करनी। और मैंने ये विशेष रूप से बोला था कि बैक बॉन्डिंग तब करना जब एटलीस्ट इन दोनों में से कोई तो सेकंड पीरियड का हो। तो AlCl3 जब एनहाइड्रस है, जब उसके साथ वाटर नहीं है, तो एल्यूमिनियम हाइपोवेलेंट है। हाइपोवेलेंट होने के कारण वो ईथर के ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण AlCl3 ईथर में डिसॉल्व हो जाता है। इट्स अ सॉल्वेंट, इट विल गेट डिसॉल्व्ड इन दिस। परंतु जब AlCl3 हाइड्रेटेड फॉर्म में है, हाइड्रेटेड फॉर्म में, तब ये क्या करेगा? हाइड्रेटेड फॉर्म में ये हाइपरवेलेंट है। अब इसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये ईथर के साथ कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहेगा। ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि AlCl3 तो सर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, इस प्रकार से Al2Cl6, वो बात आपकी सही है। पर जैसे मैं Al2Cl6 को बोलूंगा, मैं तुम्हें ईथर में डालने लगा हूं, ये ब्रिज टूट जाता है ताकि ये सब के सब फिर से हाइपरवेलेंट हो सके। जब भी कभी कोई कंपाउंड डाइमर की फॉर्म में होगा, अपने अकेले मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, लाइक AlCl3, जैसे आप ईथर में डिसॉल्व करोगे, दे विल फॉर्म लाइक दिस। वो वापस अपने मोनोमर में आके ईथर के ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा। तो दिस इज अ सल्यूट, दिस इज अ सॉल्वेंट, दिस इज नाउ बोथ वर सल्यूट यानी कि सेम मटेरियल। पर जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालोगे, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन है, हमें वो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो डिसॉल्व क्यों हो रही है? इसका मतलब सॉल्यूट की सॉल्वेंट के साथ बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है। सिंपल, खुद ही बताओ जरा। एल्यूमिनियम का जब सेकंड पीरियड के एटम के साथ बॉन्ड बनेगा, सेकंड पीरियड का एटम स्मॉल साइज का है ना, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा रादर देन ये क्लोरीन थर्ड पीरियड, यहाँ पे सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। स्मॉलर द साइज, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि AlCl3 ईथर में डिसॉल्व हो जाता है, क्यों? तो आप बोलोगे क्योंकि AlCl3 हाइपोवेलेंट है। This is again sigma bond, this is again sigma bond, this is again sigma bond, coordinate bond, this is sigma bond. तो जब भी कभी कोई आपसे ये कहेगा कि AlCl3 क्यों डिसॉल्व हुआ ईथर में, तो आप कहोगे इट्स ए हाइपोवेलेंट, इसे ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड करता हुआ दिखेगा। लेकिन जब AlCl3 को वाटर में डालते हैं, लाइक ये गीला होता है, तो ये आयनिक है। पहली बात तो दिस इज आयनिक, क्योंकि यहाँ केटायन एनायन अट्रैक्शन। और यदि आप इस सोच से घबराते हैं कि हर सिचुएशन में कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, यही इनऑर्गेनिक है। इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा चीजें जो मुझे आपको बतानी है, ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन का बंडल फुल हो। जब भी बच्चों ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे क्वेश्चन आता है ना, आप अपने घर में बैठे दिमाग लगाना शुरू कर देते हो, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। वो दिमाग फिजिकल केमिस्ट्री में लगाओ, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में नहीं, क्योंकि इसके बारे में हमें आपको बताना है। इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसे रिजिडली सोचना शुरू कर देते हो, और फिर जो आप सोचते हो वो होता नहीं, आप कहते हैं हाय ये नई चीज आ गई। क्योंकि इस जब टीचर ने आपके सामने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया, तो ये इसलिए किया क्योंकि मुझे आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है। जब भी कभी कोई लुईस एसिड, ध्यान से सुन लीजिए, लुईस एसिड और लुईस बेस सामने दिख रहा होगा, और जब भी वो सॉल्यूट सॉल्वेंट बन के आएंगे, हमेशा उनमें डेसोल्यूशन जब होगा, तो लुईस बेस लुईस एसिड के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर बनाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस हमेशा फास्ट होती। दिस इज लुईस एसिड, दिस इज लुईस बेस। भले AlCl3 डाइमर की फॉर्म में था, वो तब तक था जब तक आपने उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं किया था।
शुगर और शुगर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, शुगर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, लेकिन फिर भी वो पानी में डिसॉल्व हुई क्योंकि पानी के साथ बनने वाले बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसी प्रकार से ब्रिज बॉन्ड था, बात सही है, वो AlCl3 है, प्योर सब्सटेंस, पर जब AlCl3 को पानी में मिलाया तो अब AlCl3 और पानी दो चीजें हैं, उनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। तो कैसा बॉन्ड बनेगा? लुईस एसिड लुईस बेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट्स इट। शुगर का स्ट्रक्चर हमें नहीं करना पुलक। शुगर का स्ट्रक्चर का मतलब जो मैंने आपको ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में बताया था। ये सब एडवांस लाइफ चीजें हैं और ये बहुत आराम से होती हैं, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इससे भयानक स्वरूप आपने इनऑर्गेनिक का अभी कहाँ देखा है आपने, या तो फिर से चीजें एक्सप्लेन होती। इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी कोई ऐसी रिएक्शन आएगी जिसमें आपसे कोई ये कह दे एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है, तो ये आपने सोचना है बच्चों, घबराना नहीं है। नहीं तो साइंस छोड़ दो अगर आप घबराओगे तो, क्योंकि केमिस्ट्री में हर दिन कुछ नया मिलेगा, हर दिन। अगर कभी भी किसी कंपाउंड में आपको कोई दिख रहा है लुईस एसिड और कहीं कोई लुईस बेस दिख रहा हो, तो फिर लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन में ये हमेशा देखोगे, अगर एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, तो वो डिसॉल्व कर जाएंगे। यदि सॉल्वेंट लुईस बेस हो, सॉल्यूट लुईस एसिड हो, या फिर एक लुईस एसिड एक लुईस बेस होना चाहिए। और यही चीज आपको समझानी मुझे, जब भी कोई कंपाउंड में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जरूर बनाएंगे मेटल के साथ। और ऐसे केस में जब मेटल हाइपोवेलेंट हो जाएगी तो वो वाटर लविंग है, वो वाटर लविंग है, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लविंग नहीं है। इट इज नो मोर soluble in ether and there is a ionic bond, cation anion ionic bond and coordinate bond. एक्चुअल में एक केमिस्ट्री को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है फिजिक्स मैथ्स के कंपैरिजन में, क्योंकि केमिस्ट्री में चीजें हर रोज नई सीखने को मिलती हैं, वैरायटी होती है। फिजिक्स मैथ्स की तरह नहीं कि एक सीधा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे 4-5 न्यूमेरिकल, फिर अगला फॉर्मूला, फिर 4-5 न्यूमेरिकल। उसमें बेसिकली हम अपने आप को रिजिड कर लेते हैं, ये फॉर्मूला होगा तो ये ऐसा ही चलेगा। बट अगेन something to learn new every day is basically science, learning science. और मुझे सच में इस बात की बहुत हैरानी होती है, क्या पहले स्टूडेंट्स बेचारे केमिस्ट्री को सच में बड़ा कोसते हैं, लाइक क्या है, रोज तो ऐसा होता है, रोज तो कुछ ना कुछ नया होता है, ये तो रटना वाला लगता है। क्यों? क्योंकि अभी आप 11th में हो, सब कुछ नया सोचोगे, नया सुनोगे, रिएक्शन के अंदर क्या होता है। एंड आई रियली अग्री, मेरे को पता है कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स दे डोंट लाइक केमिस्ट्री, इट्स फाइन, वो मेरा कंसर्न नहीं है। परंतु बच्चों एक बात बताऊं, आप में से मैक्सिमम बच्चे जब कभी जेई मेंस या एडवांस देके आएंगे ना, वो यही बोलेंगे यार केमिस्ट्री बचा गई, ये तो सोचा ही नहीं था केमिस्ट्री बचा जाएगी, हमें तो लग रहा था केमिस्ट्री डुबो देगी, वहां पे केमिस्ट्री बचा जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके नोट्स में से क्वेश्चन होंगे, क्योंकि आपके नोट्स में से क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि अपने नोट्स कर लेना अच्छे से, और आप अपने नोट्स को अच्छे से कीजिएगा, दूसरा आप अपनी शीट अच्छे से कीजिए। मैं डैम श्योर हूं कि आपको केमिस्ट्री बचाएगी, चाहे लाख फिजिक्स मैथ्स में देख लेना, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स में जहां कहीं अटक गए अटक गए। केमिस्ट्री का क्वेश्चन बिल्कुल वैसा आएगा जैसा बताया जाता है, क्योंकि उसको चेंज नहीं कर सकते। पता क्यों? क्यों? क्योंकि ये फैक्ट है ना, फैक्ट नहीं बदला जा सकता, फैक्ट को ट्विस्ट करके नहीं पूछा जा सकता। सो आई विल सिंपली वांट कि बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मैं ये बोलूंगा कि केमिस्ट्री को किससे घबराइए मत, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, इट्स हैपनिंग इन अवर डेली लाइफ अराउंड अस।
अब इस पे एक और क्वेश्चन अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, शीट का ही है बच्चों। ये क्वेश्चन बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पता नहीं जेई ने अभी तक पूछा क्यों नहीं। सबसे पहले बच्चों ये देखो, ये H3BO3 है। क्या आपको इसका नाम मालूम है? कैन यू मेक मी सरप्राइज इफ यू नो इट्स नेम? वेरी गुड, एक्सीलेंट, बोरिक एसिड। और मैंने आपसे क्वेश्चन पता क्या पूछा? बोरिक एसिड में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, बोरिक एसिड की बोरॉन में हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो आप क्या जवाब दोगे? sp2, बिल्कुल सही जवाब। बोरॉन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब मेरा सवाल ये है, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब मेरे पास इसमें 3 तरह के आंसर आए आपकी तरफ से। कुछ का जवाब है sp2, कुछ का जवाब है sp3, लेकिन भयानक जवाब sp हाइब्रिडाइजेशन। वो तो बहुत ही बेकार जवाब था। ऑक्सीजन के साथ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, ये लोन पेयर, 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा दिख रहे हैं। तो मैं ये मानता हूं कि कुछ बच्चों ने ये 4 सिग्मा बॉन्ड देख के जवाब दिया ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन कुछ बच्चों ने ये सोचा कि ऑक्सीजन के साथ बोरॉन बैक बॉन्डिंग भी करेगा, और यदि बैक बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और आपको पता है आज तक जेई ने ये सवाल पूछा नहीं कभी कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और आंसर आप कभी नेट पे चेक करना, डिफरेंट डिफरेंट ये जो लोकल टाइप के है ना, डाउट नट, मेरिट नेशन समथिंग, उन्होंने ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा है। और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बहुत टाइम से कभी ना कभी तंग करता था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ऑक्सीजन यहाँ पे बैक बॉन्डिंग करेगी, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। फिर मैंने इसको नेट पे चेक किया और हर जगह पता क्या आंसर दिया हुआ है? ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन 1, 2, 3, 4 स्टेरिक नंबर sp3। हर जगह ऐसा लिखा हुआ। एंड आई वॉज श्योर कि कुछ ना कुछ गलती है, क्योंकि ये मेरिट नेशन, डाउट नट, बस लोकल जैसा मर्जी इंफॉर्मेशन हो चेक नहीं करते, ऑथेंटिसिटी कुछ भी पूछ लेते। फिर मुझे एक बहुत अच्छी एक हायर लेवल का एग्जाम, जिसको यूजीसी नेट, जेआरएफ, गेट टाइप के जो हायर लेवल के एग्जाम्स हैं, उनमें इसका आंसर बहुत अच्छे से मिला। और मैं जब खुद पढ़ रहा था, बिकॉज आई डू स्टडी डेली,
कि मैं अपने आप को अपडेट कर सकूं टाइम के साथ साथ। तो ये पाया गया कि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि बोरिक एसिड किस फॉर्म में आपसे पूछा गया है, क्या गैस फेज में पूछा गया है या सॉलिड फेज में पूछा गया। इसलिए ये तो बिल्कुल ही बेकार का आंसर होगा अगर कोई ढक्कन ये कहेगा कि एक की तो sp2 होगी, बाकियों की sp3 होगी। वो ढक्कन रेज़ टू पावर ढक्कन है, क्योंकि जब बैक बॉन्डिंग अगर करवा रहे हो तो वो बैक बॉन्डिंग से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। आपको पता है डबल बॉन्ड यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। बॉन्ड ऑर्डर 1/3 होता है। तो ढक्कन कहेगा एक तरफ से तो sp2, बाकी की तरफ से sp3। ऐसा नहीं होता। अगर एक तरफ से sp2 पॉसिबल है, वो किसी भी तरफ से बैक बॉन्डिंग होगी, तो डबल बॉन्ड करेक्टर तो सबकी तरफ से ही। लेकिन बच्चों, मैंने आपके सामने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसमें आप देख रहे हो मैंने बोरिक एसिड के ऑक्सीजन हाइड्रोजन को साथ, ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड बनाई, ये क्या बनाई है, क्या बनाई डॉटेड। अगर कोई ये बोले डॉटेड का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो, आपने अगर हाइड्रोजन बॉन्ड का टॉपिक इतने एग्जांपल्स ना किए होते तो आप कभी ना सोच पाते कि ये क्या चीज कर रहे हैं। इसलिए पहले चीजें टीचर को सिखानी है। मेरे जितने एग्जांपल्स दे दूं उसके बाद आपको मैंने अपनी नॉलेज दे दी, ताकि आपको आइडिया मिले क्वेश्चन में रीजन कैसे ढूंढे जाते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले जब हाइड्रोजन बॉन्ड पहली बार सुना था तो सबसे पहले सरप्राइज ये होता है, ये कैसा बॉन्ड है। अब आपने हाइड्रोजन बॉन्ड के इतने सारे एग्जांपल देखे, फिर आप उसको कंफर्टेबल जोन में आते हो, अच्छा कि भी ऐसे होता है, ये नॉर्मल है। तो यहां जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को लालच देके रखती है कि अपने लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में रखो, अपने लोन पेयर को हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बचा के रखो, बैक बॉन्डिंग में मत भेजो। इसलिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ऑक्सीजन चाहेगा कि वो अपने मैक्सिमम लोन पेयर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए बचा के रखे। और हाइड्रोजन बॉन्ड करने में एक मॉलिक्यूल ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को पकड़ा, तीसरे ने चौथे को पकड़ा, सबने एक दूसरे को स्टेबलाइज किया। क्योंकि जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, जितने ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, उतनी एनर्जी लूज होगी। यहां बैक बॉन्डिंग करके एक मॉलिक्यूल सिर्फ अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, पर यहां हाइड्रोजन बॉन्ड करके खूब सारे लोग एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इट इज मोर स्टेबल। तो अगर कोई आपसे ये पूछे ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगा या फिर बैक बॉन्डिंग करके ये ज्यादा स्टेबल होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में विच इज मोर स्टेबल, लेट्स से दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट। ऑब्वियसली फर्स्ट, ये भी बोरिक एसिड है, ये भी बोरिक एसिड है, यहां खूब सारे मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो ये बेसिकली सॉलिड है। बोरिक एसिड सॉलिड पाउडर की फॉर्म में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म में रहता है। इसलिए यहाँ के ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर ये बचे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होना है। इसलिए अगर आपसे किसी ने पूछा ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो आप क्या जवाब देंगे। यहाँ पे आप ऑक्सीजन को क्या जवाब देंगे हाइब्रिडाइजेशन का, sp3। अगर कोई पूछे बोरॉन, तो बोरॉन के पास तो बैक बॉन्डिंग नहीं हुई, बोरॉन का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं। आप बोलो ऑक्टेट कंप्लीट हो ना हो इससे मतलब नहीं है, ओवरऑल मॉलिक्यूल सबके सब स्टेबलाइज हो जाए किसी तरीके से, ये मैटर करता है। यही तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है। तो सॉलिड में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड एंड दे फॉर्म वेरी नाइस पैटर्न। इट हैज शीट लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कई बार सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है, बोरिक एसिड हैज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट एग्जिस्ट एज ए पॉलीमर, दिस इज ट्रू इन द सॉलिड फॉर्म because of hydrogen bonds. So boric acid exists as polymeric sheet structured form
boron H3BO3 solid has polymeric sheet structure due to extensive intermolecular hydrogen bond. इसलिए यहाँ का ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज ही रहेगा, बोरॉन sp2 हाइब्रिडाइज ही रहेगा। लेकिन गैस फेज में इट विल एग्जिस्ट एज मोनोमर, तो यहाँ बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, ऑक्सीजन के साथ बैक बॉन्डिंग सोच रही है, तो ऑक्सीजन sp2 हाइब्रिडाइज यहाँ रह जाएगी। अब बोरिक एसिड रूम टेम्परेचर पे सॉलिड की फॉर्म में मिलता है, पाउडर की फॉर्म में मिलता है, तो आप आंसर इसके हिसाब से दोगे। अगर कभी से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया ना, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन इन बोरिक एसिड, बस ऐसे बोला और मेंशन नहीं किया सॉलिड और गैस, तो आपने उस हिसाब से आंसर देना है जिस हिसाब से वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लाइक सॉलिड। तब आपका आंसर क्या होगा? बोरॉन एंड ऑक्सीजन। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काउंटिंग में देखो कितने सारे बनेंगे, खूब सारे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इस पूरे मॉलिक्यूल को जो फायदा होगा वो अकेला सेल्फिशनेस, एक बैक बॉन्डिंग, सिर्फ बोरॉन अपना सेल्फिशनेस देखे उससे नहीं, वो गैस फेज में ऐसा कर लेगा, राइट? एक तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। अभी तक तो कभी ये सवाल नहीं आया, कभी सवाल ऐसा आया नहीं, पर यदि कभी आया जेई में, अगर जेई ने पूछा तो मेरी उम्मीद है जेई का एग्जाम सेट करने वाले इतने प्रेस्टिजियस बंदे होते हैं, वो प्रॉपर आपसे क्वेश्चन को पूछेंगे लिख के कि सॉलिड गैस। लेकिन मैंने ये जो आपके सामने ऐसे बोला ना बोरिक एसिड, और मैंने ये नहीं बताया सॉलिड गैस, ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि ये आपकी लोकल जो साइट्स हैं, डाउट नट, बाईजू, जो भी हैं, वो बस क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं, वो ऐसे नहीं पूछ रहे कि बताओ प्रॉपर सॉलिड और गैस फॉर्म। तो जब भी कभी आप कभी ऐसा कोई क्वेश्चन देखो तो उनके नीचे कमेंट जरूर करना कि मेंशन इफ इट इज सॉलिड और गैस, तो आपके पास भी एक इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई। सॉलिड फॉर्म का मतलब पाउडर्ड फॉर्म इज अगेन ए सॉलिड मेघ। व्हेन समथिंग इज इन द पाउडर्ड फॉर्म इट्स नॉट लिक्विड और ए गैस, इट्स अ सॉलिड। अब एक बच्चे ने काफी दिन से मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था और मैंने उसे बोला भी था कि मुझे क्लास स्टार्ट करने से पहले याद दिला देना, तो उसने कल भी मुझे कॉल करके क्वेश्चन करवाने के लिए याद दिलाया था, पर मैं फिर भूल गया। तो मुझे आज एक और क्वेश्चन करवाना है आपको, आपकी शीट का ही क्वेश्चन है। पुलक, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन क्या है? ये अभी हमने क्या किया इतनी देर से? दो अलग अलग तरीकों में क्या किया ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन। जब गैस फेज में था sp2, जब सॉलिड फेज में था तो sp3। तो ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पर बचे रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए हमेशा रेडी है वो। आपकी शीट का ही क्वेश्चन है। B2H6 when is dissolved in tetrahydrofuran, which atom is or are having change in the hybridization
with respect to reactant and product of the process. A option, boron only. B option, boron and oxygen. C option, boron, oxygen and carbon. D option, none of these. चलो देखिए, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन क्यों करवाया गया, मैंने आपसे क्यों लिया ये शीट का क्वेश्चन, क्योंकि आपका क्वेश्चन होगा सर व्हाट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आज आप जरूर पहली बार पढ़ोगे, पर ऑर्गेनिक में हजारों बार पढ़ोगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान इज दिस। आप अब सपोज मैंने आपके सामने क्वेश्चन ऐसे पूछा, B2H6 जिसका आपने डाइमेरिक स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड में, उन्होंने बोला जब इसे हम इसमें डिसॉल्व करेंगे, कीवर्ड इज डिसॉल्व, ये सॉल्वेंट है। तो पहले तो क्या आप सोच सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि जब ये दोनों डिसॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, क्योंकि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो अपनी कॉपी में एक बार कोशिश करो बनाने की, क्या बनेगा। हाँ जी, बनाया। क्या आपने इसको अभी जो थोड़ी देर पहले AlCl3 वाला क्वेश्चन था, जब AlCl3 को ईथर में डिसॉल्व किया था, क्या वैसा सोचा कि आपने पहले सोचा होगा ये डाइमर ब्रेक कर जाएगा, ये BH3 बन जाएगा और फिर ये हाइपोवेलेंट है, ये लुईस एसिड है, तो आप ये ईथर के सामने लुईस एसिड और लुईस बेस की तरह कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा। अब मुझे ये बताओ, मैं आपसे अब ये पूछता हूं, अब आपने सही सोचा और ऐसा सोचा और मैं आपको बोलूं अच्छा रटना था ये तो, अरे ये तो नई चीज आ गई क्वेश्चन में, ये हर बार नया आ गया, ये तो रटने वाला था, तो मैं फिर ये बोलूंगा जो आपने सोचा और जिन्होंने घर बैठे बिल्कुल सही सोचा, उनको क्या फायदा हुआ, ये क्वेश्चन क्यों अब की बार आपसे हो गया, क्योंकि आपको पहले मुझे एक एग्जांपल देनी थी कि जब एक लुईस एसिड लुईस बेस के सामने आएगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा, तो चीजें कैसे होती हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको ना बताया होता
तो आप ये पहली बार ये सुनते तो आप घबराते। इसलिए आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी नहीं, 11th क्लास के सारे बच्चों की प्रॉब्लम, एक तो उनको उनके सीनियर आसपास के लोग पहले से डरा देते हैं, इनऑर्गेनिक हुआ है, हमसे बड़ी मुश्किल है, ये होता है वो होता है। और कुछ दिमाग में क्वेश्चन को पहली बार देखते आप कोशिश करते हो हम सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, सर आप मत बताना, हम सॉल्व करेंगे। वो आप तब करो जब आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, क्योंकि दैट इज इन योर प्रिडिक्शन। लेकिन जब कोई नया सवाल आएगा, पहले मुझे उसके एग्जांपल आपको बताने, फिर आप कुछ जैसा क्वेश्चन अगली बार क्लिक करोगे। और अगर आप अभी भी नहीं क्लिक कर पाए, अगर आपने ये सोचा बहुत अच्छी बात है, नहीं सोचा बहुत बड़े ढक्कन थे, क्योंकि सेम क्वेश्चन था, BH3 लुईस एसिड है, टेट्राहाइड्रोफिरान में लोन पेयर ऑक्सीजन के पास, वो इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा। तो अब आपसे ये पूछा है कि किस किस के हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। सबसे पहले ये देखो, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन, बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है क्योंकि इससे ये बना है, ये रिएक्टेंट है। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या थी, 1 2 3 4 sp3। बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या है, 1 2 3 4 sp3। तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन पहले चेक करो, यहां क्या थी, 1 2 3 4 sp3, और अब क्या है, 1 2 3 4 sp3। तो अब आपसे पूछा किसकी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया है, तो आपका क्या जवाब होगा, ऑब्वियसली डी, नन ऑफ दिस। क्योंकि बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, अभी भी चार्ज स्टेरिक नंबर sp3। कोऑर्डिनेट को तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना आता है ना आपको। तो जब यहां पर ये रिएक्टेंट था, जब इसने नहीं बनाया था, तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर। और अब जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दोगे तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव आ गया, तो 1 2 3 4 अब भी तो sp3। तो मुझे एक बार ये जानना है कि कौन ये प्रिडिक्ट कर पाया था खुद। जो कर पाए थे बताओ, डेल, केटीजी, हर्षद, सुधांशु, रोहन, व्हाट इज योर नेम, कृष्णा, अभय, 99, अर्जुन, मानस, मतलब बहुत सारे बच्चे, गैलेक्सी, ऑप्टिक्स, अथर्व, अभिजीत, ड्रीम, शुभम, विभांशु, अमृत्य, ऑनर 7 है, दिव्यांश प्राशर, मतलब बहुत सारे बच्चे। वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। तो अब बेसिकली मैं ये टॉपिक आपके सामने कंप्लीट कर चुका हूं, और अब मैं आपको एक और अच्छा सा क्वेश्चन देके केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 स्टार्ट करूंगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो यूजुअली मैं अक्सर अपनी हर सेशन में, हर बैच में पढ़ाता था, तो ऑब्वियसली आपको भी वो बताऊंगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF, वाटर, अमोनिया। जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मतलब ये सब लिक्विड है, एंड योर चॉइसेस आर what is the correct order of the boiling point of HF, water and ammonia?
और मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन अगर आप श्योरिटी से आता है तो अटेम्प्ट करना, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो छोड़ देना, ताकि आपकी नेगेटिव मार्किंग ना हो। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि नहीं मैं ठीक ही होऊंगा तो जरूर अटेम्प्ट करना। तो मेरे पास इस वक्त मैक्सिमम आंसर बच्चों के, मैक्सिमम आंसर सी ऑप्शन के साथ आए, मैक्सिमम आंसर। और मुझे कोई हैरानी नहीं है अगर आपने ये बोला है, तो जो आपने सोच के बोला है, जितना ज्ञान मैंने आपको अभी तक दिया, आपने उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक किया। और अब मैं ये कंफर्म कर रहा हूं, क्या आपने यही सोचा, क्या आपने यही सोचा HF का हाइड्रोजन बॉन्ड विद HF, वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, और अमोनिया का हाइड्रोजन बॉन्ड विद अमोनिया, और आपने ये सोचा कि हाइड्रोजन बॉन्ड HF में सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन वाटर, देन अमोनिया, और अगर आपने ये सोच के इसे गलत भी किया है, मैं कहूंगा आपको तब भी मार्क्स देने चाहिए। बेसिकली आंसर इज डी ऑप्शन। ऑब्वियसली क्यों तो हो गई, और अगर मैं सीधा बोल दूं ना कि याद करना है, एक्सेप्शन है, ये सही बात है, लोगों को लगे याद करना एक्सेप्शन है। पर अगर मैंने ये क्वेश्चन, आपको पता मैंने पहले आपसे करवाया, गलत करवाया, क्यों कराया? क्योंकि मुझे पता अब ये क्वेश्चन कभी आपको सामने दिख गया एग्जाम में, आपको तुरंत याद आएगा ये क्लास में सर ने करवाया था, हमने गलत किया था। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये स्मार्टनेस क्या है, इस क्वेश्चन में है क्या, और ये वर्थ है, इसे पता नहीं क्यों नहीं जेई ने अभी तक पूछा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सही सोची, और मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं जिसने ये सोच के सी आंसर प्रेडिक्ट किया हो, आई एम हैप्पी इवन यू मेड द आंसर रॉन्ग। अगर किसी ने डी बोला भी है ना, मैं डैम श्योर हूं उसने तुक्का मारा था, उसको कुछ नहीं पता था, उसने ब्लाइंडली तुक्का मारा। अब ये देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, जो आपने कंपेयर किया वो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, दिस बॉन्ड इज वीक, दिस बॉन्ड इज वीकर। अब अपने तुक्के मारने बंद कर दो, सिर्फ मुझे सुनो, क्योंकि जितने भी लोग बोल रहे हैं ना आयनिक बॉन्ड है, फलाना ढमकाना है, चुपचाप अब मुझसे सुनो। दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, बिल्कुल ठीक। दिस इज वीक, ओके, दिस इज वीकर, वेरी राइट। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि लेट अस सपोज अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, ये वीकर है, तो इसके एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, और इसके एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 7 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, और इसके एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 3 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। और आपने 10, 7, 3 के बेसिस पे ये आपने सही प्रेडिक्ट किया था। अब आप ये बताइए, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? एक मॉलिक्यूल अमोनिया का, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमोनिया का एक मॉलिक्यूल बनाएगा? तो अमोनिया लिक्विड में एक मॉलिक्यूल को 4 लोगों से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 12 किलो कैलोरी पर मोल। वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। तो वाटर को उसके 4 मॉलिक्यूल से अलग करने के लिए टोटल एनर्जी लगेगी 28। HF का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 2। तो कितनी एनर्जी उसको 2 लोगों से अलग करने के लिए? 20। अब इसके आधार पे आंसर बताना था, इसके आधार पे कि इसके एक मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, तो आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड
इनटू स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रोडक्ट देखना था। तो जो कि HF के केस में आता 10 इंटू 10 और वाटर के केस में आता 7 इंटू 4 और अमोनिया के केस में आता 3 इंटू 4। अब बताओ आंसर, अब बताओ आंसर क्या बनता? अब आंसर डी बनता। और बच्चों ये जो प्रोडक्ट होती है ना, ये प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को बस ये बोल देते हैं एक्सेप्शन है, पर अगर आपके सामने ये डाटा हो ना तो आप तब इसीलिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर अगर ऐसा एग्जांपल, चलो आपने बता दिया, कोई और आ गया तो, कोई और अगर आ गया ना तो बिल्कुल वैसे करना जैसे आपने यहां गलत किया था। कोई अगर और आ गया रैंडमली, फिर आपने बिल्कुल वैसे करना जैसा आपने इसके केस में किया था, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन गलत मुझे करवाना था आपसे। क्यों? क्योंकि मुझे आपको ये वैल्यूज याद करवानी है कि अमोनिया में एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वाटर के एक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी चाहिए। पर अगर यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछता और गलत होता, मन में क्यूरियोसिटी आती, मैंने आपसे इंटेंशनली करवाया क्योंकि मुझे ये याद रखवाना था। क्योंकि HF और HF में एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो जब बॉइलिंग पॉइंट की बात होगी तो आपको एक HF को 2 लोगों से अलग करने के लिए, 2 बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 20 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। वाटर को सेपरेट करना है तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो 28 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी। अमोनिया को अपने जैसे अमोनिया से अलग करना हो, बिकॉज इट फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद 3 हाइड्रोजन एंड 1 लोन पेयर, तो टोटल 12 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज दिस। उम्मीद है समझ आया होगा। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, तो आपने बिल्कुल वैसे करना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, कहां वीक, जैसा आपने पहले सोचा बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब हम बढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4। केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 में माना कि मैं शीट सॉल्व नहीं करवाता हूं, पर मैं शीट के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो ठीक ठीक वाले, वो मैंने हर चैप्टर के आपके साथ डिस्कस किए। अगर मैं यहां पे बात करूं केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 4 में, तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें। MOT, तो मैं कहूंगा यार बच के रहना, मौत आ गई, मौत। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता इसे। और खासकर 11वीं के बच्चों को ये समझानी लाइक बड़ा मुश्किल काम। डराएगा, सच बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोग इसे दिल से पढ़ते हो और सोचना शुरू कर जाते हो हाइपोथेटिकली, अच्छा ऐसा होगा, इसमें ये होगा, वो होगा। अगर तो इसको इमोशनली नहीं सोचोगे तो समझ आ जाएगी, अगर फील करने की कोशिश की कभी समझ नहीं पाओगे। इसलिए इसको उतना ही समझना जितना मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये थ्योरी
सिर्फ कॉपियों पे लिखने के लिए है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर ये कॉपियों में लिखने के लिए है पर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है एक, और कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी, पर अगर आपने उस कैलकुलेशन के पीछे की रीजन जानने की कोशिश की, आप अच्छे खासे मार्क्स गवा बैठोगे। और ये याद रखो, आप केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बनने की तैयारी नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक जेई के एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रिपेयर कर रहे। अगर आपको याद हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे क्वांटम नंबर सॉल्व किए थे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से साई स्क्वायर ये सब पढ़ा था। पर अगर आप देखो, उन क्वांटम नंबर की जरूरत पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद से, जिस दिन से ऑफ बो रूल आया, जब से केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर गए, हर बार आपने जब भी केमिकल बॉन्डिंग बनाया, आपने कहीं पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज देखा कहीं? क्या हमने वो ग्राफ साई स्क्वायर या कहीं फिर रेडियल नोड फलाना ढमकाना, कहीं इनऑर्गेनिक मुझसे आगे कहीं यूज आया? और याद करो वो दिन जब आते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर, रोज पूछते थे साई क्या होता है, साई स्क्वायर क्या होता है, ये इतना बड़ा इक्वेशन मैथमेटिकल याद करना है। उस वक्त की सिचुएशन और अब वाली सिचुएशन देखो, जो एप्लीकेशन हो रही है वो सिर्फ क्वांटम नंबर की हो रही है एप्लीकेशन। साई स्क्वायर, साई आया कैसे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहां से आई, कहीं यूज नहीं हो रहा उसका, क्योंकि आपके सिलेबस में टफ पार्ट है ही नहीं है, उसका एप्लीकेशन आसान काम है। आपसे जब क्वांटम नंबर पूछे गए थे, रेडियल नोड निकालो, आप बस n-n-1 करते थे। n की वैल्यू अगर 3 है तो l की क्या क्या वैल्यू है, उसमें मजा भी आया था क्वांटम नंबर सीखने में। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या क्या होगी, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, ये करने में आपको मजा भी आया था, समझ में भी आया था। पर जैसे वो ग्राफ्स आ गए थे, साई स्क्वायर वाला ग्राफ, तो मैंने जो ट्रिक्स बताई थी, ग्राफ ऊपर से शुरू करना, ग्राफ नीचे से शुरू करना, पहाड़ बना के बस हिल्स बनाना, वो काम की चीजें थी। क्यों थे वो एक्सप्लेनेशन कहाँ गए, कहीं किसी काम के नहीं थे कि पहले ग्राफ e रेज़ टू पावर -x की तरह बढ़ेगा। भूल गए ना फाइनली तो सब, इसलिए ये भी भूल जाओगे, फिक्र ना करो। बेसिकली मैं ये दिखाना समझाना चाह रहा हूं, कॉम्प्लिकेट चीजों को आप करते हैं क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी होती है, मुझे डीप में जाना है, और डीपनेस का अंत ही नहीं है। इसलिए यहां अब मैं जब क्वांटम मैकेनिक्स में आपको फिर से ले जा रहा हूं ना, तो बच्चों मैं एक ऐसी थ्योरी में आपको ले जा रहा हूं जो एक बेसिकली थ्योरी नहीं है, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन का सीधा रिजल्ट है। और इसके क्वेश्चंस आपको जेईई एडवांस में गारंटेडली मिलेंगे, और वो आप कर भी लोगे, सॉल्व भी कर लोगे, मार्क्स भी मिल जाएगा, नुकसान नहीं कराएगी ये थ्योरी। पर अगर इस थ्योरी में डीप सोचोगे, ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, फिर गए, भूल जाओ, फिर कॉन्फिडेंस खत्म। 90% कॉन्फिडेंस बच्चों का केमिस्ट्री में क्यों नहीं आता, वो सेल्फ डीप में जाते हैं, खासकर इनऑर्गेनिक में जहां जरूरत नहीं होती, क्योंकि जेई उतना टफ पूछता ही नहीं। चलो छोड़ो। अभी इतनी सी बात मैंने आपको बोली, फटाफट मेरे पास मान्या ने लिखना शुरू किया, मतलब रट लेना है, मतलब रट लेना है। मान्या, अभी तुम्हें क्या पता टॉपिक कैसा है, क्या पता करने के बाद तुम्हें पता लगे अच्छा ये रटना नहीं है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। पहले से जजमेंटल हो जाती दुनिया 11th की, अच्छा रटना है, पहले से फिक्स। यही प्रॉब्लम है इनऑर्गेनिक को लेके, कुछ होता नहीं, टीचर ने बोला इसको डीप में नहीं करना, जैसा सिखाया वैसा ही करना है, तो पहले से दिमाग लगा देना, अच्छा रटना है, पता है तुम्हें क्या है। चलो देखे। This theory was proposed by Hunds and Mulliken. साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं? ऑब्वियसली नहीं। बच्चों, इस थ्योरी में हमें कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए मैं वापस से आपको कोवलेंट बॉन्ड में ले आया हूं।
कोवलेंट बॉन्ड को कैसे बनता है उसको समझने का एक नया तरीका बताया। इस थ्योरी ने हमें एक मैथमेटिकली कैलकुलेशन करके कोवलेंट बॉन्ड को बनाने का प्रयास, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये सिखाने का प्रयास किया। हम कोवलेंट बॉन्ड क्या जानते हैं? सिर्फ यही ना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच की शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, लुईस वाली थ्योरी। या वीबीटी के हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से 1s ऑर्बिटल में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे 1s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों की हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर बनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में आ गए, ये बॉन्ड पेयर बन गया। यही तो जानते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। लेकिन ये सब एक किसी मैथमेटिक्स से हो रहा है, और वो मैथमेटिक्स श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन करके कोवलेंट बॉन्ड को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में समझाने का प्रयास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने पहली बार किया। उसने बोला, उसने कहा कि मेरी थ्योरी को इनसे मत कंपेयर करना। मोलिकन इज सेइंग कि जब मैं अपनी थ्योरी देने लगा हूं, ये मत सोच लेना दिल में कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गई, ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए। कह रहा मेरी थ्योरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर, वेरी डिफरेंट। प्रॉब्लम ये होगी कि जब मैं कुछ समझाऊंगा ना, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, लेकिन वो जो कहना चाह रहा है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वो एक मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा है। और वो मैथमेटिक्स एक कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन नहीं सिखानी मैंने आपको करनी, उस कैलकुलेशन का रिजल्ट क्या है। तो अब उसने क्या बोला, अब उसकी बात करते हैं। वो कहता है, मोलिकन व्हाट इज सेइंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि आप अगर ये मानते हैं कि ये शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के बीच में रहेंगे, क्योंकि उनको दोनों न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लेनी है, तो कह रहा है ऐसा नहीं है। क्योंकि वो ये मानता है कि ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां सबसे ज्यादा होती है, ये तो ऑर्बिटल जाई स्क्वायर बताता है, क्योंकि जाई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड जाई स्क्वायर इनटू डीवी रिप्रेजेंट्स टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये थ्योरी ये कहती है कि साई स्क्वायर, एटॉमिक ऑर्बिटल के टाइम पे आपने पढ़ा था, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के राउंड किस डिस्टेंस पे होगी, वो जाई स्क्वायर बताएगा। तो जस्ट एटम के अंदर जैसे ऑर्बिटल है, तो ये थ्योरी कहती है मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल बनने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां होगा, वो भी फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पता लगेगा। जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस लोकेशन पे है। तो इसी तरीके से कह रहा है, जब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो कह रहा है अपने दिमाग को रिजिड ना करो कि यहां इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये थ्योरी कहती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाम की चीज होती है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होता है। और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो दोनों न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी हो सकते हैं पूरे रीजन में। अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां ज्यादा है, 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 कह रहा वो कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए जब एक मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, तो कह रहा इट इज नॉट लाइक दैट कि वो इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। दोज इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized, they can be anywhere within a certain boundary. ऑर्बिटल के साइज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इन दिस रीजन। वो यहां भी हो सकते हैं, 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 यहां भी हो सकते हैं। कह रहा कैसे भूल गए आप कि इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक ए वेव।
इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव। कह रहा इफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक अ वेव देन वेव कैन बी प्रेजेंट एट मोर देन वन लोकेशन एट द सेम टाइम। तो इस थ्योरी ने कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को याद दिलवाया हमें। अभी तक हम बस इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल पार्टिकल करके बोलते थे, ये शेयरिंग होगी, ऑर्बिटल रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, बड़ा आसान था। कह रहा डोंट फॉरगेट द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएंगी तो वेव के एम्पलीट्यूड की बातें आएंगी, साई की बातें आएंगी। पर साई इंपॉर्टेंट नहीं होता, साई स्क्वायर इंपॉर्टेंट होता। तो कह रहा है जस्ट लाइक एटम्स में ऑर्बिटल है, तो कह रहा है मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लोकलाइज्ड बिटवीन एनी रीजन, इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, दे कैन बी एनीवेयर। वो अलग बात है, यहां उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, पर ये नहीं कह सकते इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां 0 हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, and xi square can have any value from 0 distance to infinite distance because wave is like spreaded, wave तो spreaded होती है। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भाषा में कोवलेंट बॉन्ड को समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस थ्योरी में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेयर्ड पेयर आर नॉट लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब ये फिक्स नहीं है कि बस वो यहां रहेंगे। Electrons in a shared pair are not localized between the nuclei, but electrons are delocalized over all the nuclei, forming the bond. Just like in atom, there are atomic orbitals. Similarly, in the molecule, there are molecular orbitals. And the molecular orbitals are again 3-dimensional region where there is maximum probability of finding electrons around the nuclei in a bond. सर हाउ थ्योरेटिकली प्रूव चीजें दे आर अप्रूव्ड बाय IUPAC। ये जो थ्योरेटिकल चीजें होती है ना, ये प्रॉपर पब्लिश्ड जर्नल्स में जाती है, जिनको वेरीफाई किया जाता है, जिनका लॉजिक समझ में आता है। ऐसे ही नहीं होता कोई थ्योरी प्रपोज कर दी और बोल दिया ये वैलिड है, आज से इस रूल को अपनाओ। बहुत अच्छे विद्वान लोगों की कमेटी उस रिसर्च को अप्रूव करती है तो कुछ होता है। अब ध्यान से समझना, वो ये कहना चाहता है, कह रहा एक तो जरूरी थोड़ा ना कि एक बॉन्ड बनते वक्त 2 एटम की ओवरलैप करेंगे। कह रहा है आपने ब्रिज बॉन्ड भी तो पढ़ा ना, बनाना बॉन्ड, जिसमें 3-3 ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो गई थी। तो वो ये थ्योरी पता क्या सोचती है, मान लो कि मैंने ओजोन बनाया,
ये थ्योरी कहती है कि ये मत दिमाग में फिक्स करो कि ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कह रहा ऐसे इमेजिन करो, ये वी शेप बेंट ज्योमेट्री का एक इलाका है, इस इलाके में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो सकता है यहां ज्यादा हो, सबसे ज्यादा हो, यहां सबसे ज्यादा हो। वो कह रहे हैं जिस चीज को आप ऐसे पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड में यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है ऐसे इमेजिन करो कि एक वी शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हर जगह है, हर जगह, क्योंकि वेव हर जगह होती है, लेकिन उस वेव के जाई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम सर्टन रीजन में होगी, जहां ज्यादा होगी वहां बोलना कि ये डबल बॉन्ड वाला रीजन है, ये सिंगल बॉन्ड वाला रीजन है। मतलब वो ये कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड में जो आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा रहे हो ना, उनको ये मत मानो कि बस वो ये 2 न्यूक्लियस के बीच में है, वो ये 2 न्यूक्लियस के बीच में है, वो ओवरऑल एक 3 डायमेंशनल रीजन में कहीं भी हो सकते हैं। और कह रहा है बिल्कुल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओगे तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल यहां भी लगेगा। यू कैनॉट 100% से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हर जगह लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किसी रीजन के अंदर हर जगह है, पर कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कम है। तो कह रहे डोंट फॉरगेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारे सिलेबस में सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इजीएस्ट पार्ट है 11th के सिलेबस में, जिसमें हम सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सिर्फ डाई एटॉमिक बॉन्ड में देखेंगे, जहां 2 एटम्स का बॉन्ड होगा, लाइक H2, हीलियम 2, O2, N2। हम कहीं भी 3-3 एटम्स के मॉलिक्यूल्स का एमओटी डिस्क्रिप्शन नहीं सीखने वाले। पर एमओटी का सबसे मेन फंडा ये है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मत देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, they are between the two atoms, they are between the two atoms. Just consider like electron pair are delocalized, electron pairs are delocalized in a region, they belong to all the nucleus altogether, they belong to। वो कह रहा है ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4, ये मत कहो कि ये इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कर रहे हैं, ये सबके साथ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज interacting with all the nucleus all together at the same time। Now molecular orbitals are of 3 types: bonding molecular orbital, non-bonding orbital molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। जैसे आपने एटॉमिक ऑर्बिटल 4 तरह के पढ़े थे, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 तरह का पढ़ेंगे: बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल are expressed, are represented as sigma, pi, delta, and anti-bonding molecular orbitals are represented as sigma star, pi star, delta star। जैसे आपने नोटेशंस पढ़े थे ना, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, या हम बातें ऐसे करेंगे: सिग्मा, पाई, डेल्टा, फिर मैं ये कुछ वर्ड सिखाऊंगा, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार। जिन पे स्टार 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 लगा है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जिन पे कोई स्टार नहीं लगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए कोई साइन नहीं है, कोई पर्टिकुलर साइन, कोई पर्टिकुलर नोटेशन नहीं है।
बिल्कुल क्वांटम मैकेनिक्स की तरह, अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसी तरह चाहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, चाहे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो, चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे ऑफ-बो रूल लगता था, पॉलिस प्रिंसिपल लगता था, हुंस रूल लगता है, कहता हूं यहां भी वैसे ही लगेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये तीनों रूल को ओबे करेगा, ऑफ-बो रूल, हुंस रूल, पॉलिस प्रिंसिपल, कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ऑपोजिट स्पिन के साथ। अगर बराबर एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो पहले सबको एक 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 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर पेयरिंग होगी, हुंस रूल याद आया। जैसे हम पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, n+l रूल लगाते हैं, बोहर ब्यूरे वाला, पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s। तो कह रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी यही तरीका है, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन पहले वहां भरा जाएगा, फिर जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी फिर उसमें, फिर और ज्यादा होगी उसमें। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स follows ऑफ-बो रूल, हुंस रूल and Pauli's principle. Now the question is, how molecular orbitals are formed? So answer is by linear combination of atomic orbitals. यानी कि LCAO approximation technique. Atomic orbitals linearly combine together to form molecular orbitals. And the number of molecular orbitals formed are equal to number of atomic orbitals linearly combined. Number of atomic orbital which linearly combine. अब ये 2 पॉइंट समझा के फिर मैं आपको छुट्टी कर रहा हूं। बच्चों अगर आपको याद हो ना, जब आपने वीबीटी पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, आप तब ऐसे करते थे। सपोज मैं वाटर की बात करता हूं, तो वाटर के ऑक्सीजन के साथ हमने ऐसे स्टोरी पढ़ी थी, 2s का एक ऑर्बिटल है और 2p में 3 ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 4, यहाँ पे स्टेरिक नंबर बोलते थे 1 2 3 4, हम कहते थे स्टेरिक नंबर 4 है। ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हम कहते थे इसका s ऑर्बिटल इसके p ऑर्बिटल मिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ऐसे ही करते थे ना, हर एक का नाम sp3 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 sp3। ये जो आपने इनकी मिक्सिंग पढ़ी थी ना, मिक्सिंग, वो मिक्सिंग मैथ्स की भाषा में कहलाती है लीनियर कॉम्बिनेशन।
यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टुगेदर, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स लीनियरली कंबाइन टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। पर ये थ्योरी कह रही है ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं मान रहे। कह रहा मेरी थ्योरी, मुलिकन कह रहा है मेरी थ्योरी में ये है, ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स तो होंगे, मिक्स होने के बाद 4 ऑर्बिटल बनेंगे, पर इन चारों का नाम हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। और ये चारों के चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल की भाषा में जो पहले बोलते थे ऑल आर आइडेंटिकल, कह रहे नहीं ऐसा नहीं है मेरी थ्योरी में। मेरी थ्योरी में ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जल्दी से नोट करो साइड सर, कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन करते हैं, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे 1 2 3 4, तो मिक्स होने के बाद 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 4 molecular orbital, they are not identical in energy, they are not identical in shape, they are not identical in size। सबसे बड़ी बात वो कह रहा है डोंट एज्यूम दे हैव सम साइज एंड शेप, क्योंकि वो मैथमेटिक्स बताने लगा है, इक्वेशंस बताएगा। कह रहा जस्ट एज्यूम करो कि ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने लीनियरली कंबाइन किया ऑक्सीजन के, तो 4 नए ऑर्बिटल बनाए। वन इज दे 4 ऑर्बिटल्स दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बस फर्क इतना है कि अगर इसकी एनर्जी मान लो 4 है, इसकी 5 है, 5 है, 5 है, तो कह रहा है मेरी थ्योरी में ऐसा हो रहा है 4 5 9 5 14 और 5 19, चारों की एनर्जी 19 जूल मान लेते हैं। तो कह रहा 19 को उन्होंने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। E1 E2 E3 E4 का सम 19 है, पर E1 की वैल्यू सबसे कम है, देन E2 देन E3 देन E4। मतलब इन्होंने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलके 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। 5 5 5 मैंने 5 5 जूल असाइन कर दिए, 5 दिए 15, और 4 मान लो इसकी एनर्जी है तो 19। तो वो कह रहा है 19 एनर्जी को वो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनइक्वल अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और ये जो मैंने 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, तो इसमें अब एक रूल बना दिया, ध्यान से सुनना। अगर तो इवन नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होंगे, इवन नंबर ऑर्बिटल 4, तो बदले में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। तो 4 में से 2 का नाम बॉन्डिंग, 2 का नाम एंटी बॉन्डिंग। अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो कह रहा 5 ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे, तो मिक्स होने के बाद 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 3 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 1 बॉन्डिंग, 1 एंटी बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे बताओ? 6 एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर मिक्सिंग हो रही, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग। यानी कि जब तो इवन नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो नॉन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, लेकिन जब ऑड नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, तो ये बराबर बराबर बनेंगे, ये एक रह जाएगा। तो तुरंत से बताओ, जब 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे? 4। कितने बॉन्डिंग, कितने एंटी बॉन्डिंग, कितने नॉन बॉन्डिंग? 2 बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 0 नॉन बॉन्डिंग। पर उनकी एनर्जी बराबर होगी क्या? क्या उनकी एनर्जी बराबर होगी? ना, ये डिफरेंस आ गया पुरानी थ्योरी से, दे आर नॉट आइडेंटिकल। इसका मतलब ये थ्योरी ये कह रही है कि ऑर्बिटल मिक्स तो होते हैं, पर मिक्स क्यों होते हैं? वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब कृष्णा ने पूछा कौन सी थ्योरी सही है, कृष्णा यहां कभी नहीं ऐसे कहते कौन सी थ्योरी सही है। उस थ्योरी के बहुत बड़े एडवांटेजेस थे। पुरानी थ्योरीज ने आपको शेप, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, बहुत कुछ सिखाया। इस थ्योरी के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके अपने कुछ लिमिटेशंस है, उस थ्योरी की अपनी कुछ लिमिटेशंस है। थ्योरी दोनों सही है।
इसलिए कभी नहीं कहते कि नई थ्योरी आ गई तो पुरानी थ्योरी बेकार है, क्योंकि हम आपको बता रहे कि केमिस्ट्री के वर्ल्ड में क्या क्या हो चुका है. सो दे हैव डिफरेंट एनर्जी, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ द शेप, राइट. सो अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जो आपको बताया, आज यहीं पे क्लास सेंड करते हैं, कल इसी से कंटिन्यू करेंगे. तो लेट्स हैव ए लुक एंड होपिंग कि आपको ये थ्योरी अच्छी लगे. ओके बच्चों, छुट्टी, खेलो.